नमस्कार, सवाल इंडिया का मैं आपका स्वागत है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, ये है एक ऐसे नेता की जिनकी मृत्यु के बाद, जिनके देहांत के बाद एक, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे, एक सवाल पूछा गया राजनाथ सिंह से, शून्यता आ गई है। शून्यता इस लिहाज से आई है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरण को बदलने वाले, उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक नया मोड़ देने वाले, जो एक ढर्रे पे चल रही थी और उसके बाद उसको बदल देने वाले मुलायम सिंह यादव थे। और उसके बाद तमाम और बदलाव हुए। अब एक बात यह भी कही जा सकती है कि पिछले 5-6 साल से उस बदलाव को भी किसी और ने आकर के बदल दिया। लेकिन शायद राजनीति इसी खेल को कहते हैं कि आज आप ऊपर हैं, कल को कोई और। लेकिन क्या रहेगी मुलायम सिंह यादव की लेगेसी? ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुखाग्नि दे दी गई है। लेगेसी क्या रहेगी मुलायम सिंह यादव की, और क्या उसको आगे ले जा पाएंगे उनके पुत्र, जिनके कंधों पर यह पूरी जिम्मेदारी है समाजवादी पार्टी को आगे ले जाने की। हम इस वक्त सैफई में हैं, ये तस्वीरें आप तक लेकर के आ रहे हैं। सैफई की ये तस्वीरें जहां पर हजारों हजार समर्थक समाजवादी पार्टी के और कई सारे नेता जो कि इस राज्य के भी नहीं हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री, इसके अलावा अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अलग अलग दलों से, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट के बहुत सारे मंत्री, कल योगी आदित्यनाथ भी आए थे। इतने सारे अलग अलग दलों के नेता दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके आज यहां पर सैफई में मौजूद है। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बिहार के, वो भी यहां पर मौजूद है। क्या है मुलायम सिंह यादव की लेगेसी और आगे क्या होगा समाजवादी पार्टी का, और किस तरीके से याद रखे जाएंगे या याद किए जाएंगे मुलायम सिंह यादव? सौरभ शुक्ला मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। सौरभ, आज कल पूरे दिन और आज दिन भर आपने यहां पर लोगों से बात की, जो नेता आए यहां उनसे बात की। क्यों लगता है आपको कि इतने सारे नेता सैफई में आए? ये सबसे बड़ी बात है कि मुलायम सिंह, जब कहते हैं ना कि ये आज नड्डा जी बीजेपी के नेता हैं, सोनिया सिंह कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन कभी मुलायम सिंह यादव को सपा नेता नहीं कहा गया। मुलायम सिंह जी को हमेशा नेताजी कहा गया, क्योंकि वो नेताजी थे। रामगोपाल जी ये कह रहे थे आज की उनके सबसे करीबी लोगों में से एक, उनकी राजनीति के कह लीजिए साथ में एडवाइजिंग करते थे, उनको कहते थे, मैं अक्सर नेताजी से कहता था कोई विपक्षी आ गया, कह नेताजी ये काम है हमारा, ऐसा है, ऐसा ये कह दीजिए, करवा दीजिए। हम बोलते नेताजी इसका काम मत करिए, बहुत नुकसान करता है चुनाव में। कहते नहीं, सबका काम करना चाहिए, सत्ता में रहो सबका काम करो। तो नेताजी सबका काम कर देते थे, तो इसीलिए वो नेताजी रहे। अब आप देखिए, रीटा बोना जोशी थी, उन्होंने कहा कि जब मैं पहली जो सीढ़ी है मुझे मुलायम सिंह यादव ने चढ़ाई, मैं मेयर का चुनाव लड़ी तो मेरे सामने कैंडिडेट नहीं दिया, मुझे मेयर जितवा दिया। तो ऐसे बहुत सारे, भले ही आज चाहे वो एसपी सिंह बघेल हो, वो बीजेपी के सांसद मंत्री हो, लेकिन वो पीएसओ थे। मुलायम सिंह यादव को अपने पीएसए को चुनाव लड़ा करके सांसद बना दिया। ये मुलायम सिंह यादव कर सकते, तो उन्होंने किया भी। और ये भी नहीं कि उसको सुनाए कि देखो तुम्हें हमने ये करा दिया बना दिया। अगर वो दूसरी पार्टी में गया तो कभी उसका कोई आलोचना नहीं करी उन्होंने, वो राजनीति नहीं करी उन्होंने। हाँ, वो नेता थे, पॉलिटिशियन थे, और खाटी पॉलिटिशियन थे। जिस चरण सिंह ने उनको विधान परिषद भेजा, नेता विपक्ष बनाया, उन्हीं चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह के खिलाफ हो गए 1989 में। अजीत सिंह को खत्म करने लगे नेताजी, फिर मायावती का साथ लिया, उसी अजीत सिंह के साथ फिर उनको घटक दल भी बनाया, आगे चल के मायावती से अलग हुए, जो गेस्ट हाउस कांड हुआ उसके बाद में, और मायावती खुद सीएम रही और फिर मुलायम सिंह को सीट देने से मना कर दिया 2019 में। उन्हीं मायावती के साथ यहीं मैनपुरी में जब अखिलेश ने अलायंस किया सपा बसपा और लोकदल का, तो उन्हीं मायावती के साथ मंच पर मौजूद थे, बातचीत मुलाकात कर रहे थे। तो वो पॉलिटिशियन थे, लेकिन हर पॉलिटिशियन की एक अपनी विशेषता होती है, तो उस कैटेगरी में वो अलग थे। जैसे मैंने कहा नेताजी थे, यहाँ पर हम तब से यही बात कर रहे थे कि सबके किस्से हैं कि हम नेताजी के साथ वहां मिले, हम कानपुर जा रहे थे, नेताजी ने गाड़ी रोक दी हमारे लिए, नेताजी ने कहा ठीक हो, 10 साल पहले मिले थे हमें, नेताजी ने हमारा नाम ले लिया, नेताजी ने हमें मंच पे बुला लिया, नेताजी ने हमारे घर चले गए चाय पीने के लिए। तो वो नहीं, वो जिंदा नहीं, तो लड़का आया, कह रहा भैया हमने कहा तुमने देखा नहीं नेताजी को? नहीं, हमारे पिताजी कहते थे कि उन्होंने उनका नाम लेके बुला लिया था, तो हम तो भैया हम कर्जदार हैं, हमें बड़ा सम्मान मिला तो हम यहाँ उनके लिए आए हैं। तो ये इस तरीके के पॉलिटिशियन थे। ऐसे तमाम लोग यहाँ पर देखने को मिले। हम लोगों ने काफी लोगों से बात की। राकेश कपूर जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बात हो रही है उनके पॉजिटिव्स की भी
और उनके नेगेटिव्स की भी। तो वो क्या चीज है जो आपको लगता है कि उनके साथ एक अच्छी याद बन करके लोग याद रखेंगे, और वो क्या चीज है जिसके लिए उनकी हमेशा आलोचना होती रहेगी? देखिए, दोनों ही बातें, अगर मुलायम सिंह जी की राजनीति की हम विवेचना करें और समालोचना करें और विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि वो एक बहुत बड़े दिल के नेता थे। लेकिन संकेत जी, ए पॉलिटिशियन इज नोन बाय द कंट्रीब्यूशन, बाय हिज कंट्रीब्यूशन टू द पॉलिटिक्स। और कंट्रीब्यूशन मुलायम सिंह यादव का जो उत्तर प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति में भी जो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन रहा, उसकी तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान है। लेकिन वो आपके ही चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने एक स्पष्ट किया था, वो 2002 या 2003 का इंटरव्यू था शायद, और वो सेफई में ही लिया गया था, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, इनका साहब का। तो उन्होंने उसमें ये कहा कि बाबरी मस्जिद टूट जाने के बाद जो सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया था, और जिसके खास तौर से जो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग है मुसलमान, उसमें एक प्रतिक्रिया की भावना आ रही थी, उसको उस समय संभालना बहुत जरूरी था। और उन्होंने जिस प्रकार से उन भावनाओं को चरमपंथियों और उग्रपंथियों के हाथों में जाने से रोका, आई थिंक मुलायम सिंह यादव का देश की एकता में वो बहुत बड़ा योगदान था, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा था। वो राष्ट्रभक्त थे और देशभक्त थे, धर्मनिरपेक्ष थे। उनका इसी बात से, इसी एक घटना से या इसी एक घटना के बाद की पैदा हुई परिस्थितियों को संभालने में जो उनकी सकारात्मक भूमिका रही, उससे उनकी पूरे व्यक्तित्व को, उनकी राजनीति को समझा जा सकता है। बेशक वो डॉक्टर राममनोहर लोहिया के कट्टर अनुयायी थे, और उन्होंने लोहिया जी के साथ रहने वाले जो जनेश्वर मिश्र थे, स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र, जिन्हें छोटा लोहिया भी कहा जाता था, आप देख लीजिए लखनऊ में उनके नाम पर कितना बड़ा पार्क बनाया है। तो वो जिन बातों के प्रति समर्पित थे तो वो थे ही, लेकिन राजनीति में समकालीन परिस्थितियों को देखते हुए समझौता भी करना पड़ता है। एक जमीन से उठा हुआ आदमी शिखर राजनीति में जब दांव मारता है तो उसकी निगाह में हमेशा जमीन की सच्चाई रहती है। संकेत, ये सबसे बड़ा गुण था मुलायम सिंह यादव। जी, लेकिन राकेश जी, अब अगर हम बात करें कि क्या चीज वो नहीं कर पाए, और जिस तरीके से उनकी राजनीति थी, जो कार्यशैली थी, आपको लगता है कि वो अभी भी प्रासंगिक है, वो रेलेवेंट है? बिल्कुल प्रासंगिक है, रिलेवेंट है। जो नहीं कर पाए वो ये था कि मुलायम सिंह के हाथ में बहुत बड़ी विरासत आई थी, और वो विरासत थी चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह का कंट्रीब्यूशन राजनीति में ये रहा कि उन्होंने एक जो शहरी मानसिकता की राजनीति होती है, उसके विरुद्ध ग्रामीण मानसिकता की राजनीति को वो पटल पर लाए, उसको सतह पर ला करके स्पष्ट कर दिया उन्होंने। उनका कंट्रीब्यूशन ये बहुत बड़ा था, और ये विरासत स्वयं चरण सिंह मुलायम सिंह के हाथ में सौंप करके गए थे, अपने बेटे अजीत सिंह के हाथ में नहीं। चरण सिंह तो अजीत सिंह को राजनीति में लाने के घनघोर विरुद्ध थे। उन्होंने मैनपुरी की 1984 के लोकसभा चुनाव के दौरान मैनपुरी की जनसभा में साफ कहा था कि मेरा बेटा राजनीति में आने के काबिल नहीं है। उसे नहीं पता गांव में मढ़ैया कैसे पड़ती है, उसे नहीं पता रेहट से पानी कैसे दिया जाए, उसे किसानों की समस्या के बारे में क्या पता। वो तो इंजीनियर है बहुत बड़ा, अमेरिका में कंप्यूटर इंजीनियर है, उसे क्या पता गाँव का। तो वो राजनीति में आने के काबिल नहीं है। लेकिन विरोधाभास देखिए, अजीत सिंह को राजनीति में लाने वाले भी मुलायम सिंह ही थे। मुलायम सिंह और देवीलाल दोनों जब 1987 में चौधरी साहब मृत्युशैया पर थे, तब उनके पास गए और एक कागज पर उनका अंगूठा लगवाया। चूंकि वो बहुत घनघोर विरोधी थे देवी सिंह, और उनके जो अचेतावस्था में थे उनसे वो लिया। अजीत सिंह इस प्रकार से राजनीति में आए थे। लेकिन मुलायम सिंह के व्यक्तित्व को जी हम जो है वो कई भागों में बांट करके देख सकते हैं। एक उनका व्यक्तित्व
समाजवादी व्यक्तित्व था, डॉक्टर लोहिया की राजनीति का व्यक्तित्व था। वो ये कहते हुए राजनीति में घुसे थे। वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर 1967 में पहली बार जसवंत नगर सीट से विधायक बने। उनका नारा होता, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ों को हो 100 में 60, भाषा हो या बाना हो, बस भारत का गाना हो। तो आपने देखा मुलायम सिंह जीवन भर भारतीय वेशभूषा में ही रहे। वो रक्षा मंत्री भी रहे, बहुत कम लोगों का ध्यान होगा, लेकिन उन्होंने अपनी वेशभूषा में परिवर्तन नहीं किया। वो अक्साई चीन भी गए, धोती ही पहने थे। ये मुलायम सिंह की कुछ विशेषताएं भी थी। उनकी राजनीति की विशेषता ये थी कि उन्होंने पिछड़े वर्गों को बांधने की कोशिश की। 1990 में मंडल आयोग के आने के बाद इसमें बहुत सारी विकृतियां पैदा हुई, तो वो जातिवाद में बढ़ गई। लेकिन जितनी बड़ी विरासत चौधरी चरण सिंह छोड़ करके गए थे, और चौधरी चरण सिंह ने स्वयं मुलायम सिंह को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी 1974 में ही बना दिया था, जब उन्होंने लोक दल का गठन किया था। ये व्यक्तित्व था मुलायम सिंह का कि उन्होंने चौधरी चरण सिंह की विरासत को पकड़ा, और उसे पकड़ करके जब मंडल कमीशन आया तो ये साधा कि राजनीति का धुर क्या होना चाहिए, और वो धुर था आम किसान, आम मजदूर, आम कर्मचारी, आम जनता। यही उनकी राजनीति के धुर रहे और इन्हें देख करके ही वो अपने राजनीतिक मार्ग से फेंकते रहे। जी, मैं वापस आता हूं राकेश जी आपके पास। नवीन उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है, और सवाल मैं फिर से दोहरा दूं कि उनका जो राजनीति में कंट्रीब्यूशन रहा है वो तो हमने देखा ही है, उसके बारे में हम 2 दिन से बात कर रहे हैं, वो किसी से छुपा नहीं है, और उसको याद करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि आप ये देखिए कि इतने सारे अलग दलों के नेताओं का यहाँ पर मौजूद होना, इससे ये एक बात बिल्कुल साबित हो जाती है कि वो केवल अपने दल के नेता नहीं थे, वो सब दलों में उनकी एक इज्जत थी। लेकिन इसके अलावा आगे चल के, और अगर आगे ना भी चलें, अगर हम ये बात करें कि पिछले 5 साल में मुलायम सिंह यादव की राजनीति, आपको लगता है कि वो अपना रेलेवेंस खो रही थी धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के जोर के सामने? देखिए, हम ये नहीं, मुलायम सिंह यादव की राजनीति अपना रिलेवेंस खो रही थी, क्योंकि उनकी जो आइडियोलॉजी है उनके पार्टी के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन सवाल ये था कि उनका हेल्थ पिछले 4-5 सालों में काफी डिटेरियोरेट किया था, एंड ये जग जाहिर था, हर कोई जान रहे थे। वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो बेड रिटर्न थे, उनका मिलना जुलना कम हो गया था, जिसके कारण डेफिनेटली उनकी राजनीति पर इफेक्ट पड़ा। और साथ साथ बीजेपी का राइज भी स्टेट में हुआ था। लेकिन मेरा मानना है कि मुलायम सिंह यादव अगर पूरे हेल्दी रहते तो शायद यूपी की राजनीति का आपको परिदृश्य दूसरा दिखाई देता, क्योंकि अखिलेश जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव ग्राउंड से जुड़े हुए थे, नेता थे, और वो गांव से लेकर हर शहर में वो जाते थे, लोगों से मिलते थे, उस तरीके से अखिलेश जो है लास्ट इलेक्शन में भी वो काफी देर से वो टेक ऑफ किए थे। और जितनी पकड़ है मुलायम सिंह यादव की थी, अखिलेश की उतनी पकड़ नहीं है शायद, और स्पष्ट दिखाई दिया था वो पिछले इलेक्शन में कि वो उस तरह का मेहनत नहीं किया था उन्होंने। जी बिल्कुल। नवीन जी और राकेश कपूर जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप दोनों बता रहे थे कि किस तरीके से उनकी लेगेसी याद रखी जाएगी, मुलायम सिंह यादव को किस तरीके से याद रखा जाएगा, और नवीन जी का ये तुलना करना कि जिस तरीके से वो जमीन से जुड़े हुए थे मुलायम सिंह यादव, शायद अखिलेश यादव उस तरीके से नहीं जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ अगर आप लोगों से बात करें या समाजवादी पार्टी समर्थक जो हैं उनसे बात करें, उनका ये मानना है कि वो दौर कुछ और था, और ये वर्कर भी समझता है, वो काडर भी समझता है कि आज का दौर कुछ और है। पहले आपको एकदम जमीन पर हर समय मौजूद रहना था, और वो रह करके ही आप चुनाव जीत सकते हैं। आज तकनीक का युग है, तो तकनीक का भी इस्तेमाल करना उतना ही जरूरी है, जो कि अखिलेश यादव को आता है। अब ये कुछ तर्क है जो समर्थक हैं वो दे रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी
ने 2017 में जिस तरीके से, अगर हम गढ़ की बात करें, ये सैफई है, सैफई के आसपास जितने जिले हैं जिसको मुलायम सिंह यादव का, नेताजी का गढ़ माना जाता है, उसमें 29 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इन 29 विधानसभा क्षेत्रों में 2012 में 90% समाजवादी पार्टी के साथ थे, यानी कि गढ़ बहुत मजबूती से समाजवादी पार्टी के पास था। फिर आया 2014 का चुनाव, इसी गढ़ से बहुत सारे समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता, परिवार के लोग अपना गढ़ में अपनी सीट नहीं बचा पाए, बीजेपी ने हरा दिया। फिर आई बारी 2017 की। 2017 में इन 29 विधानसभा क्षेत्रों में आप यकीन मानिए 22 बीजेपी के पास चली गई, यानी कि अपने गढ़ में समाजवादी पार्टी बचा नहीं पाई। और 2022 में जब एकदम चरम पर था अखिलेश का कैंपेन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, कोरोना को लेकर के एक आंदोलन छेड़ा कि सरकार ने ठीक से कोरोना को हैंडल नहीं किया, लाशें बह रही थीं, और बेरोजगारी को मुद्दा बनाया, रथ चलाया अपना समाजवादी रथ। ये सब करने के बाद भी इस क्षेत्र में जो कि गढ़ है, वहां पर समाजवादी पार्टी 50% यानी कि 29 में से करीब 15 या 16 सीटें पा पाई। तो अगर गढ़ का ये हाल था तो फिर बाकी जगह क्या होगा? परफॉर्मेंस पहले से बेहतर हुई, वोट शेयर भी बढ़ा, लेकिन आप एक ऐसे राजनीतिक प्रतिद्वंदी को किस तरीके से निपटेंगे, कैसे पटकनी देंगे जो कि आपसे भी 4 कदम आगे है? क्या ये कमी आज की देर में, आज का जो दृश्य है उसमें अखिलेश यादव इस लेगेसी को आगे ले जा सकते हैं? क्योंकि मुलायम सिंह यादव ये सब करने के लिए जाने जाते थे कि किस तरीके से पटकनी देनी है। और पटकनी शब्द का उल्लेख यहां इसलिए हो रहा है क्योंकि वो पहलवान भी थे, और पहलवानी करते करते उन्होंने राजनीति में पहलवानी कैसे की ये तो हम लोगों ने देखा ही। आगे क्या होगा और उनकी लेगेसी को किस तरीके से याद किया जाएगा? परिवार में भी फूट है, तमाम दिक्कतें हैं, लेकिन क्या इसको आगे ले जाया जा सकता है या सुधारा जा सकता है? या अब ये समाजवादी पार्टी का जो स्वर्णिम काल था, जो मुलायम सिंह यादव के रहते हुए उन्होंने देखा, वो अब एक बीती बात हो गई। रीता बहुगुणा जोशी भी पहुंची हुई हैं यहाँ पर, जो नेता हैं बीजेपी की, सांसद हैं इलाहाबाद से, उनसे बात करेंगे, उनसे समझेंगे कि वो भी यहाँ पर पहुंची हैं। पुराना जो उनका संबंध रहा नेताजी से, आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे। पूरा जो मैदान है मंडी का वो भरा हुआ है यहाँ पर, सैफई मंडी का। तमाम नेता दूसरे दलों से भी पहुँच रहे हैं, भूपेश बघेल हों, चाहे वो केसीआर हों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हों, नीतीश कुमार हों, तब सब यहाँ पर आ रहे हों। और एक समाजवाद का चेहरा मुलायम सिंह यादव जी नहीं रहे हैं, और यही मोहब्बत दिखाती है कि वो अपने विरोधियों के काम पहले करते थे। वो रामगोपाल जी बता दें, हमारे साथ रीटा जी जुड़ गई हैं। रीटा जी, आप यहाँ पर पहुँची हैं, भले ही आप लोग अलग दल में रहे हों, लेकिन नेताजी सबको इक्वली ट्रीट करते थे। आपके कुछ अनुभव हो, बताइए किस भाव के साथ यहाँ पहुँची हैं? देखिए, मेरे पिताजी लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और चरण सिंह जी ने उनको बनाया था, और नेताजी भी मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे। बहुत पिताजी के साथ उन्होंने काम किया। मैंने उनको 4 दशकों तक भारत की राजनीति में काम करते हुए देखा है। जो कद उन्होंने प्राप्त किया वो कद एक जन सेवक ही प्राप्त कर सकता था। छोटे से गांव से निकलकर जो उन्होंने किया वो अद्वितीय था। उन्होंने गरीबों की आवाज़, पिछड़ों की आवाज़, किसानों की आवाज़, सबकी आवाज़ों को बुलंद किया। अल्पसंख्यक उनको बहुत मानते थे। तो मैं ये समझती हूँ, अपने प्रतिद्वंदियों का भी सम्मान करना, राजनीति में कोई द्वेष न रखना, लेकिन अपने सिद्धांतों के लिए संघर्ष करना, ये बहुत बड़ी बात थी। मेरा व्यक्तिगत अनुभव तो ये है कि पहली सीढ़ी राजनीति में मुझको उन्हीं ने दी। मैं बहुत लोकप्रिय समाज सेविका थी, लेकिन उन्होंने अपना कैंडिडेट न लड़ाकर, और इलाहाबाद के मेयर का जब पहला चुनाव जनता से 1995 में अपना कैंडिडेट विड्रॉ करके मुझको समर्थन दिया एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में, तो मैं तो अनुग्रहित हूँ, परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ।